हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल गर्ग इंग्लिश पॉइंट। आज मैं आप सभी के लिए 2020 से लेके 2025 में आए हुए इम्पोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनकी वन बाई वन। पहला क्वेश्चन है एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स ड्रॉन का मतलब, डैगर्स का मतलब होता है छुरा। छुरा यानी छुरा कह सकते हो या चाकू कह सकते हो। चाकू निकाल लेना या छुरा निकाल लेना। जब चाकू कोई निकालता है, छुरा कोई निकालता है तो दुश्मनी पे तो निकालता है, तो इसका हिंदी अर्थ होता है कट्टर दुश्मनी। कट्टर दुश्मनी होना। इसको आप बोल सकते हैं बिटर एनिमिटी। क्या बोल सकते हैं? बिटर एनिमिटी। बिटर एनिमिटी का मतलब होता है कट्टर दुश्मनी। क्लियर। सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये भी 2020 में पूछा गया है। एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है अपनी आंखों का बहुत ज्यादा प्रिय, मतलब प्राणों से भी ज्यादा प्यारा। आंखों का तारा कह सकते हैं आप इसको। तो हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं आंखों का तारा या बहुत ज्यादा प्रिय। बहुत ज्यादा प्रिय इंग्लिश में कहेंगे वेरी डियर या वेरी प्रेसियस। वेरी डियर या वेरी प्रेसियस। अगला क्वेश्चन है, ये भी 2020 में आ चुका है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन दूनी रात चौगनी। दिन दूनी रात चौगनी। जैसे मैं कहूँ भारत की जनसंख्या दिनों रात बढ़ती जा रही है या दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जा रही है, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो इसका मतलब होता है रैपिडली। रैपिडली मतलब लगातार बढ़ती जा रही है, तेजी से बढ़ती जा रही है। वेरी फास्ट भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। और इसकी हिंदी होती है दिन दूनी रात चौगनी, यानी तेजी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी 2020 में पूछा गया है। फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है अच्छे समय का साथी, सुख का साथी। अच्छे समय का साथी और सुख का साथी। तो अ फ्रेंड ओनली इन गुड टाइम्स। इसको अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे, इसका आइडियम फ्रेज, इसका आंसर लिखेंगे तो अ फ्रेंड ओनली इन गुड टाइम्स, यानी अच्छे समय में जो दोस्त रहता हो, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं सुख का साथी। सुख का साथी यानी सुख में आपके में दोस्ती रहे उसकी, तो उसको बोलेंगे फेयर वेदर फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है इन अ नटसेल। इन अ नटसेल का मतलब होता है शॉर्ट में किसी बात को कहना। शॉर्ट में किसी बात को कहना, संक्षेप में कहना। संक्षेप में कहना, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा इन शॉर्ट। इन शॉर्ट भी लिख सकते हैं आप और ब्रीफली भी लिख सकते हैं। ब्रीफली का मतलब भी होता है संक्षेप में लिखना या संक्षेप में कोई बात कहना, ठीक है। 2020 में अगला क्वेश्चन है आपका किथ एंड किन। किथ एंड किन कहते हैं रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को, ठीक है। किन्स, किन्स आपने पढ़ा होगा, तो सगी संबंधी कह सकते हो आप या रिश्तेदार भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रिश्तेदार। इसको इंग्लिश में बोलेंगे रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स या केवल रिलेटिव्स भी आप इसको याद कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन है 2020 में आया हुआ वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है ईद का चांद होना या कभी कभार दिखना। कभी कभार दिखना या कभी कभार होने वाली चीज। जैसे कि कोई व्यक्ति है आपसे साल में एक बार या 2 साल में एक बार मिलता है, तो आप उससे क्या कहते हैं कि तुम तो ईद का चांद हो रहे हो, तुम तो ईद का चांद हो रहे हो। तो उसको हम कहेंगे इंग्लिश में वेरी रेयरली। वेरी रेयरली, बहुत कम कोई होने वाली घटना कहलाती है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून मतलब वेरी रेयरली। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 2020 में आया हुआ टू टर्न अ डीफ ईयर। टू टर्न अ डीफ ईयर, इसका मतलब होता है अनसुना करना, अवॉइड करना, किसी चीज को मतलब उस पर गौर ही ना करना, उसको कहते हैं टू टर्न अ डीफ ईयर, यानी बहरे कानों को कर लेना, कान को बहरा कर लेना। कान को बहरा कर लेना यानी उसको इग्नोर मार देना या उसको सुनने से मना कर देना, ठीक है। उसको सुना ही नहीं आपने, उसको इग्नोर कर दिया, तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? टू टर्न अ डीफ ईयर, यानी टू इग्नोर, इग्नोर करना। इसको आप याद रख सकते हैं। अगला है 2022 में आया हुआ क्वेश्चन एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होता है अंतिम समय पर। अंतिम समय पर, जैसे घड़ी में 12 सुइयां होती हैं और 11वीं आपकी सेकंड लास्ट होती है, सेकंड लास्ट होती है ना, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, एंड मौके पर, है ना, या अंतिम समय पर, अंतिम समय पर। अगला क्वेश्चन है आपका बॉर्न ऑफ कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब होता है झगड़ा और बॉर्न मतलब वजह, यानी झगड़े की वजह, कलह की वजह, झगड़े की जड़, ठीक है।
जैसे कि मैं अगर कहूँ कि कश्मीर पाकिस्तान और इंडिया की जो लड़ाई चल रही है उसकी झगड़े की वजह है ना, तो मैं कहूँगा कश्मीर इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो कॉज ऑफ डिस्प्यूट, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब होता है कलह कलेश झगड़ा, है ना। तो झगड़े की वजह या लड़ाई की वजह उसको हम क्या कहेंगे, अपॉन ऑफ कंटेंशन। अपॉन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है कॉज ऑफ डिस्प्यूट। इज दैट क्लियर? चलिए 2022 में अगला क्वेश्चन है आपका बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है मतलब किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार से किसी काम को करना, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा यू विल हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय हुक और बाय क्रुक। तो मैं इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा किसी ना किसी प्रकार से। आप कोई सा भी तिकड़म लगाओ, कोई सी भी तरकीब लगाओ, लेकिन आपको किसी भी तरीके से एन केन प्रकार आपको उसको करना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे किसी भी तरह से। बाय एनी मीन्स फेयर और फाउल, फेयर और फाउल। फेयर और फाउल का मतलब होता है उचित या अनुचित, उचित या अनुचित। तो आपका इसका इडियम फ्रेज का इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा बाय एनी मीन्स, बाय एनी मीन्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22 वाला। इसका मतलब है चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है बच्चों का खेल। बच्चों का खेल का मतलब क्या हुआ? बच्चों का खेल का मतलब हुआ बहुत ही आसान काम, बहुत ही आसान काम, बहुत ही सरल काम कह सकते हैं आप उसको। तो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? चाइल्ड प्ले, यानी इजी टास्क, इजी टास्क, बहुत आसान कार्य, उसको हम कहते हैं चाइल्ड प्ले। चाइल्ड प्ले का मतलब होता है वेरी इजी टास्क, यानी बहुत ही आसान काम, ठीक है। जैसे मैं अगर इसका वाक्य प्रयोग करना चाहूँ तो मैं कहूंगा स्पीकिंग इंग्लिश इज अ चाइल्ड प्ले, यानी अंग्रेजी बोलना बच्चों का खेल है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 में ही आने वाला, फुल्स पैराडाइज। फुल्स पैराडाइज का मतलब होता है काल्पनिक दुनिया में खुश रहना, या काल्पनिक खुशी भी कह सकते हैं आप इसको। काल्पनिक खुशी, काल्पनिक खुशी, क्षणिक खुशी भी कह सकते हैं आप इसको। तो काल्पनिक खुशी लिख लेना आप, या क्षणिक खुशी लिख लेना। स्टेट ऑफ फॉल्स हैप्पीनेस, यानी एक स्टेट मानी अवस्था, फॉल्स हैप्पीनेस मतलब झूठी खुशी की अवस्था, यानी झूठी खुशी की अवस्था को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? फूल्स पैराडाइज, क्षणिक खुशी, ठीक है। अगला है आपका 2022 में ही आने वाला इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है पूरी डिटेल, पूरा विवरण, है ना। इन्स मतलब अंदर की चीजें भी और आउट्स मतलब बाहर की चीजें भी, यानी अंदर बाहर का सब कुछ पता लगा लेना क्या कहलाता है? इन्स एंड आउट्स कहलाता है, यानी फुल डिटेल, फुल सीक्रेट्स, उसके सारे रहस्य, पूरे भेद, उसके सारे रहस्य बता सकते हैं, उसका पूरा विवरण बता सकते हैं, उसका पूरा भेद बता सकते हैं, ठीक है। तो इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है अंदर बाहर से इन सबकी जानकारी रखना, यानी उसकी पूरी डिटेल निकाल लेना। तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? फुल डिटेल्स, ठीक है, फुल डिटेल्स। अगला है लॉयंस शेयर। लॉयंस शेयर का मतलब होता है, लॉयन आपका जैसे कि शेर होता है, जंगल का एक बड़ा जानवर होता है, तो बड़ा हिस्सा कह सकते हैं आप इसको, सबसे बड़ा हिस्सा। लॉयंस शेयर का मतलब होता है सबसे बड़ा हिस्सा, यानी बहुत बड़ा पार्ट, बहुत बड़ा पार्ट। मान के चलो किसी के पास $100 है, कितने डॉलर हैं? $100, और उसको $90 किसी एक ने ले ली और $10 किसी एक ने ले ली। तो जिसने $90 लिए ना, उसने लॉयंस शेयर लिया है। लॉयंस शेयर मतलब बड़ा हिस्सा ले लिया, बड़ा भाग ले लिया, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे द लार्जेस्ट पार्ट, द लार्जेस्ट पार्ट। इज दैट क्लियर? चलिए इसको आप नोट कर सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आ गया, अगला क्वेश्चन है लॉयंस शेयर के बाद टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस, आइस का मतलब आप कह सकते हैं, वैसे तो बर्फ होता है आइस का मतलब, लेकिन आइस का मतलब होता है साइलेंस। आइस का मतलब क्या होता है? आइस साइलेंस का प्रतीक होता है। तो साइलेंस को ब्रेक करना, साइलेंस को ब्रेक करना मतलब अपनी चुप्पी को तोड़ना, अपनी चुप्पी को तोड़ना, यानी चुप्पी तोड़ना भी कह सकते हैं और बातचीत शुरू करना भी कह सकते हैं। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा आपका टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। स्टार्ट कन्वर्सेशन का मतलब है बातचीत को चालू करना, है ना। यानी बहुत देर से कुछ लोग शांत बैठे हुए थे, फिर उन्होंने क्या किया? ब्रेक द आइस कर दिया। ब्रेक द आइस का मतलब चुप्पी तोड़ दी और बात करना प्रारंभ कर दिया। इज दैट क्लियर?
चलिए अगला क्वेश्चन है 2023 में आया हुआ अ बेड ऑफ रोजेस। अ बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा एक ऐसा, अगर हम इसका लिटरल मीनिंग निकालें तो लिटरल मीनिंग निकलेगा रोज का मतलब है गुलाब, गुलाब का बेड। गुलाब के बेड पर अगर कोई व्यक्ति सो जाए तो उसके लिए सोना बहुत ही ज्यादा आसान होगा, होगा कि नहीं होगा? तो आप उसको याद कर सकते हैं अत्यंत आरामदायक, अत्यंत आरामदायक या फूलों की सेज। हिंदी में क्या होगा? फूलों की सेज। वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, वेरी कंफर्टेबल पोजीशन इसका इंग्लिश वर्ड होगा। तो अ बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है गुलाबों की सेज या फूलों की सेज या बहुत ही आरामदायक वस्तु। उसको हम कहेंगे क्या? वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। क्लियर? 23 में ही आने वाला है बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है किसी भी बात को तोड़ मरोड़ कर कहना, किसी भी बात को घुमा फिरा कर कहना। तो उसका इंग्लिश मीनिंग होगा टू टॉक इनडायरेक्टली। टू टॉक इनडायरेक्टली मतलब अप्रत्यक्ष रूप से बात करना या अवॉइड मेन टॉपिक। मेन टॉपिक को क्या करना? अवॉइड करना, यानी घुमा फिरा कर बातें करना। ठीक है? ब्लैक शीप, ब्लैक शीप आपने अगर एक रजनीकांत की मूवी थी, अगर आपने देखी हो, मुझे 2.0 थी, पता नहीं क्या नाम था उसका, उसमें रोबोट्स होते हैं। तो रोबोट्स क्या होते हैं कि एक रोबोट जो ओरिजिनल आदमी होता है वो रोबोट बन के चला जाता है। तो जब वो टर्न करने के लिए कहता है, टर्न योर हेड कहता है, तो सारे लोग, सारे रोबोट अपना जो हेड है वो टर्न करते हैं, लेकिन एक नहीं करता है जो कि वास्तव में ह्यूमन बीइंग होता है। तो फिर वो कहता है उससे ब्लैक शीप। क्या कहता है? ब्लैक शीप। ब्लैक शीप का मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति, निकम्मा व्यक्ति, नीच व्यक्ति, कलंकित व्यक्ति। ठीक है? तो इंग्लिश में इसका मीनिंग हो जाएगा बैड मेंबर। बैड मेंबर, बैड मेंबर भी इसको याद कर सकते हैं। अगला है 23। ब्लैक शीप का मतलब होता है कि ग्रुप से बिल्कुल अलग हटके, ग्रुप से अलग हटके। जैसे कि आपके घर में सभी लोग मेहनती हैं और एक आदमी मेहनती नहीं है, निकम्मा है, तो हम उसको कहेंगे ही इज अ ब्लैक शीप। ही इज अ ब्लैक शीप। ब्लैक शीप का मतलब है कि वो व्यक्ति ग्रुप से बिल्कुल हटकर है, नीच है, कुलीन है और बुरा व्यक्ति है। ठीक है? क्राई फॉर द मून का मतलब होता है जैसा कि हनुमान जी थे, जब मून को उन्होंने टमाटर समझ लिया, आपने कहानी सुनी होगी, चंद्रमा को उन्होंने टमाटर समझ लिया तो उसको खाने की इच्छा जाहिर की। तो एक ऐसी चीज उसने मांगी जो कि पूरी नहीं हो सकती थी, या मतलब बहुत ही ज्यादा असंभव थी, बहुत ही ज्यादा। हालांकि हनुमान जी के लिए तो असंभव नहीं थी, लेकिन आम आदमी अगर मून की इच्छा रखे कि मून को मैं खा लूं या मून मेरे पास आ जाए, तो वो तो उसके लिए असंभव बात हो जाएगी ना। तो इसी तरीके से आप याद कर सकते हैं क्राई फॉर द मून का मतलब होता है असंभव वस्तु की मांग करना। असंभव वस्तु की मांग करना इंग्लिश में हो जाएगा टू विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल। टू विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, इसका मतलब होगा क्राई फॉर द मून का। ठीक है? अगला है 23 में आने वाला डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है कि कर्तव्य करते हुए मरना, कर्तव्य करते हुए मरना। यानी आप ड्यूटी पर थे और ड्यूटी पर ही आपकी डेथ हो गई, ड्यूटी पर ही आपकी डेथ हो गई, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस यानी टू डाई वाइल ऑन ड्यूटी। जब आप ड्यूटी पर ही थे, सेवा काल में ही थे, सेवा काल में ही आपकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, तो हम उसको इंग्लिश में कहेंगे डाई इन हार्नेस। इज दैट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मतलब होता है आकस्मिक छुट्टी या बिना अनुमति के कोई छुट्टी मांग लेता है या छुट्टी कर लेता है। मतलब किसी ने कोई परमिशन नहीं दी, मतलब किसी ने कोई जानकारी नहीं दी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी और अचानक से यूं ही उसने छुट्टी कर ली, तो उसको हम बोलेंगे फ्रेंच लीव। यानी एब्सेंस विदाउट परमिशन, अनुपस्थिति बिना परमिशन के, बिना अनुमति के छुट्टी ले लेना क्या कहलाता है? फ्रेंच लीव कहलाता है। इज दैट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है 23 वाला जो 2023 में आया है, आउट ऑफ पॉकेट। आउट ऑफ पॉकेट का मतलब होता है पैसे ना होना, पैसे ना होना। आउट ऑफ पॉकेट मतलब पॉकेट से बाहर, जेब से बाहर। यानी कोई चीज है आपके पास और वो बहुत ज्यादा महंगी है, तो आप उसको खरीद नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो चीज है मेरे लिए आउट ऑफ पॉकेट है। आउट ऑफ पॉकेट मतलब मेरे पास इतने पैसे नहीं है, हैविंग नो मनी, इतना मनी नहीं है कि मैं इसको परचेज कर सकूं। अगला क्वेश्चन है थ्रो थिक एंड थिन। थ्रो थिक एंड थिन। थिक एंड थिन का मतलब होता है सुख दुख, सुख और दुख। यानी सुख और दुख में, सुख और दुख में, सुख दुख में कह सकते हैं, हर परिस्थिति में कह सकते हैं। तो इसका इंग्लिश वर्ड बनेगा अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। हर परिस्थिति में क्या कहलाता है? थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है किसी काम को हर परिस्थिति में करना। ठीक है? चाहे सुख हो चाहे आपके पास
दुख हो। अगला है NH2 ग्रिंड, NH2 ग्रिंड, इसका हिंदी अर्थ होता है अपना उल्लू सीधा करना, या कह सकते हैं आप स्वार्थी, स्वार्थी होना, स्वार्थी होना। तो आप सेल्फिश भी कह सकते हैं, सेल्फिश रीजन भी कह सकते हैं, या पर्सनल मोटिव भी कह सकते हैं। NH2 ग्रिंड का मतलब होता है स्वार्थ सिद्ध करना, अपना उल्लू सीधा करना, ठीक है। तो आप यानी फॉर अ सेल्फिश पर्पस भी कह सकते हैं, सेल्फ रीजन भी कह सकते हैं आप इसको। अगला क्वेश्चन है देखो, अगला क्वेश्चन है बर्न द मिडनाइट ऑयल, 24 में आया हुआ क्वेश्चन है 2024 में। बर्न द मिडनाइट ऑयल, मिडनाइट मतलब आधी रात तक ऑयल लगाकर, बर्न मतलब जलाना, यानी तेल में आपने दिया, दिए में आपने तेल भर लिया और उसको पूरी रात तक जलाया, यानी आपने क्या किया, देर रात तक कड़ी मेहनत की, देर रात तक क्या की, कड़ी मेहनत की। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे टू वर्क लेट इनटू द नाइट, देर रात तक काम करना, देर रात तक मेहनत करना, क्या कहलाता है, बर्न द मिडनाइट ऑयल कहलाता है। इज दैट क्लियर? लास्ट क्वेश्चन है आपका 24 में आने वाला, क्रोकोडाइल टीयर। क्रोकोडाइल मतलब क्या होता है? क्रोकोडाइल का मतलब होता है आपका मगरमच्छ, और टीयर्स मतलब आंसू, मगरमच्छ के आंसू, मगरमच्छ के आंसू मतलब झूठे आंसू। तो आप दिखावटी आंसू कह सकते हैं, झूठे आंसू कह सकते हैं, घड़ियाली आंसू कह सकते हैं ना। तो अ फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, फॉल्स डिस्प्ले मतलब झूठा प्रदर्शन ऑफ ग्रीफ, दुख का, दुख का झूठा प्रदर्शन क्या कहलाता है, क्रोकोडाइल टीयर कहलाता है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे आपके, जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो एग्जाम में कई बार आपसे पूछे गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट किया करें, ताकि मुझे पता चले किस किस ने वीडियो देखी है, कहाँ कहाँ से वीडियो देखी है। आप इसको कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।